हेलो एवरीवन, मैं आर के सर। मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए दोस्तों, हर रोज़ की बात ही हम लोग फिर एक बार रीतिकाल के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए इस वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें साथियों। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सेनापति की है। बताइए, रसराज है या कवित्त रत्नाकर है या राम रसायन है या फिर भाव विलास है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे सेनापति के बारे में पूछा गया है। सेनापति की मुख्य विशेषता क्या है कि ये ऋतु वर्णन के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? ये ऋतु वर्णन के लिए जाने जाते हैं, ऋतु वर्णन के लिए फेमस हैं, याद रखिएगा। और इनके बारे में शुक्ल जी क्या कहते हैं? शुक्ल जी कहते हैं कि ये बड़े ही सहृदय कवि थे और ऋतु वर्णन तो इनके जैसा किसी और कवि ने किया ही नहीं है। कौन कहते हैं? शुक्ल जी कहते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? कवित्त रत्नाकर। कौन सा? कवित्त रत्नाकर इनकी एक रचना है, इंपॉर्टेंट रचना है, याद रखिएगा। भाव विलास किनकी रचना है? यह कवि देव की रचना है। और रसराज किनकी है? आप लोग जानते हैं, मतीराम की है। किनकी है? मतीराम की है। और राम रसायन किसकी रचना है? राम रसायन यह बिहारी की है। किनकी है? बिहारी की है, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, काव्य रसायन के रचयिता कौन है। वहाँ पे राम रसायन था, यहाँ पे काव्य रसायन पूछ लिया है। तो बताइए काव्य रसायन के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए है कवि देव जी हैं, ऑप्शन बी है बिहारी जी हैं, ऑप्शन सी है केशवदास जी हैं या फिर ऑप्शन डी है मतीराम जी हैं। बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कवि देव हैं। कौन है काव्य रसायन के रचयिता? कवि देव हैं। इनके बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे भाव विलास। कौन कौन रचनाएं हम लोग परसों वाले वीडियो में देखें पिछले, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। एक तो इनकी रचना है भाव विलास। कौन कौन सी रचना है इनकी? भाव विलास है, अष्टयाम है, अष्टयाम में है इनकी, यह नाभादास की भी रचना है अष्टयाम, और इनकी भी रचना है। और एक इनकी रचना है भवानी विलास। कौन सी रचना है? भवानी विलास एक इनकी रचना है। और कौन सी इनकी रचना है? एक है राग रत्नाकर। कौन है? राग रत्नाकर। और कौन इनकी रचना है? कुशल विलास। कौन रचना है? कुशल विलास। और कौन इनकी रचना है? देवचरित। कौन सा है? देवचरित एक इनकी रचना है। और इनकी एक रचना है प्रेमचंद्रिका। प्रेमचंद्रिका एक रचना है। और इनकी एक रचना है जाति विलास। जाति विलास। और कौन सी कविदेव की रचना है? रस विलास। एक इनकी रचना है रस विलास। और इनकी एक रचना है शब्द, या फिर उसी को काव्य रसायन भी कहते हैं। शब्द रसायन या फिर उसी को काव्य रसायन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काव्य रसायन। एक इनकी रचना है सुख सागर तरंग। क्या है? सुख सागर तरंग। और एक इनकी रचना है देव माया प्रपंच। देव माया प्रपंच, प्रपंच एक इनकी रचना है। और एक है देव शतक। कौन सी रचना है? देव शतक। देव शतक इनकी रचना है। देव शतक के बाद एक है सुजान विनोद। कौन सी है? सुजान विनोद। और लास्ट इनकी रचना है प्रेम तरंग। कौन सी एक लास्ट रचना है? प्रेम तरंग, याद रखिएगा। कवि देव का पोस्टमार्टम हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भूषण की रचना नहीं है। बताइए भूषण की कितनी रचना है? 3 रचनाएं। कौन कौन सी है? एक तो शिवा बावनी है, एक है छत्रसाल दशक, एक है शिवराज भूषण। ये तीनों रचनाएं किनकी हैं? भूषण की हैं। और कौन नहीं है? तो रतन बावनी नहीं है। यह किनकी है? यह केशव दास की रचना है। किसकी है? केशव दास की रचना है। यह किसकी रचना है? केशव दास की रचना है इनकी। और कौन कौन सी रचना है केशव दास की? आइए यहाँ पे वहाँ पे हम लोग कवि देव को देख लिए, तो यहाँ पे हम लोग पोस्टमार्टम केशव दास का भी कर लेते हैं। भले थोड़ा सा टाइम लगेगा, चलेगा, कोई बात नहीं। एक इनकी रचना है रसिक प्रिया। महिलाओं के नाम पे बहुत रचनाएं रचे हैं। रसिक प्रिया। एक रचना है कवि प्रिया। एक रचना है विज्ञान गीता। कौन सी रचना है? विज्ञान गीता। और कौन इनकी रचना है? एक है रामचंद्रिका।
रामचंद्रिका, इसी को छंदों का अजायब घर कहे हैं और यही रामचंद्रिका है जिसको शुक्ल जी क्या कहते हैं? कठिन काव्य के प्रेत कौन है? केशवदास हैं। और कौन इनकी रचना है? एक जहांगीर जस चंद्रिका है। कौन सी रचना है? जहांगीर जस चंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका। और इनकी एक रचना कौन है? नखशिख है। कौन है? नखशिख। नखशिख का मतलब होता है सर से लेकर पैर तक जिसका वर्णन किया जाए उसको नखशिख कहते हैं। और एक इनकी रचना है छंदमाल। कौन है? छंदमाल इत्यादि इनकी रचनाएं हैं, याद रखिएगा। और जो भूषण जी हैं यह मूलतः वीर रस की रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। मूलतः किसकी रचनाओं के लिए? वीर रस की रचना ज़्यादातर रचते हैं, 99%। तो याद रखिएगा भूषण इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जग की कविताई के दोखे रहो हया, प्रवीणन की मति जात जकी। यह किनकी पंक्तियाँ हैं? सोमनाथ की है, या फिर घनानंद जी की है, या फिर रसखान जी की है, या फिर ब्रजनाथ जी की है? बताइए यह किनकी पंक्तियाँ हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। किनकी है? घनानंद की। घनानंद जी बहुत प्यारी प्यारी पंक्तियाँ कहते हैं, जैसे नहीं कहते हैं अति सूदो स्नेह कुमारगु है, जहाँ नैकु सयानप बाक नहीं, है ना? अति सूदो स्नेह कुमारगु है, जहाँ नैकु सयानक बाक नहीं। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा है? बताइए यहाँ बिहारी की जो कविता है उसको शक्कर की रोटी किसने कहा है? कि भाई ये तो चीनी की रोटी है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहे हैं, या फिर पद्म सिंह शर्मा कहे हैं, या फिर डॉक्टर नगेंद्र कहे हैं, या फिर महेंद्र कुमार कहे हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा पद्म सिंह शर्मा कहे हैं। कौन कहे हैं? पद्म सिंह शर्मा इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक काव्य को गुलदस्ता किसने कहा है? बताइए। अर्थात जो प्रबंध काव्य जो सभी काव्यांगों को लेकर किया जाता है उसमें से कुछ ही भाग को लेकर यानी फूल रूपी गुलदस्ता को लेकर जो रचना करते हैं मुक्तक रचना, उसी के बारे में कहा गया है कि प्रबंध को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता किसने कहा है, उसी के बारे में पूछा है। डॉक्टर नगेंद्र ऐसा कहते हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसा कहते हैं, या फिर रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी जी कहते हैं? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन हो जाएंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल इज द राइट आंसर। कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। अगला प्रश्न है, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, यह पंक्तियाँ किनकी है? बताइए। सोमनाथ की है, या फिर रसलीन की है, या फिर पद्माकर की है, या फिर बिहारी की है? इसका सही जवाब हो जाएगा यह पंक्तियाँ रसलीन जी की हैं। किनकी हैं? ऑप्शन बी रसलीन इज द राइट आंसर। कौन है? रसलीन जी हैं। बिहारी की कौन कौन? एक पंक्ति बहुत प्यारी सी है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। अगला प्रश्न है, रस पीयूष निधि के रचनाकार कौन है? बताइए। सोमनाथ जी हैं, या चिंतामणि जी हैं, या फिर मतीराम जी हैं, या फिर कबीरदेव जी हैं? बताइए। बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा सोमनाथ। किनकी हैं? सोमनाथ की है। सोम से हो गया, सोम का जो है पर्यायवाची शब्द पीयूष होता है, तो इसलिए यहाँ से आप लोग ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, इनकी बहुत सारी रचनाएं, सोमनाथ की बहुत सारी रचनाएं, जैसे श्रृंगार विलास। चलिए सोमनाथ के बारे में हम लोग कभी नहीं देखें तो इनके बारे में पोस्टमार्टम ही कर लेते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। एक इनकी रचना है श्रृंगार विलास। कौन कौन इनकी रचना है? एक रचना है श्रृंगार विलास। इनकी अगली रचना है पंचाध्यायी। कौन सी है? पंचाध्यायी एक इनकी रचना है। और कौन सी इनकी रचना है? सुजान विलास। विनोद नहीं है यहाँ पे विलास है। क्या है? सुजान विलास। और कौन सी इनकी रचना है? इनकी रचना है कृष्ण लीलावती। कौन सी एक रचना है? कृष्ण लीलावती। कृष्ण लीलावती। और कौन सी इनकी रचना है? माधव विनोद। माधव विनोद इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। किनकी हैं? सोमनाथ जी की हैं। याद रखिएगा। चिंतामणि की बहुत सारी रचनाएं, जैसे रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्पतरु, काव्य, और कौन से एक? काव्य प्रकाश इत्यादि रचनाएं किनकी हैं? चिंतामणि की हैं। ओरली मैं ऐसे बता दे रहा हूँ।
बाकी जैसे जैसे प्रश्न आएंगे मैं सारे लोग के बारे में बताऊंगा। जैसे मतीराम के बारे में भी देख लेते हैं। मतीराम की रचना है फूल मंजरी, साहित्य सार, लक्षण श्रृंगार, ललित ललाम, रसराज, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी इत्यादि रचनाएं किनकी हैं? मतीराम जी की हैं। अब जब सबको देख लिए तो देव जी को क्यों छोड़े, इनके बारे में भी देख लेते हैं। इनकी रचनाएं विलास ज़्यादा इनकी रचनाओं में है, तो भाव विलास, भवानी विलास, जाति विलास, काव्य रसायन, ये सब किनकी रचनाएं हैं? ये सब कवि देव की रचनाएं हैं। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। शुक्ल जी किनके बारे में कहते हैं बताइए? बिहारी जी के बारे में कहते हैं, या फिर कविदेव के बारे में कहते हैं, या फिर घनानंद जी के बारे में कहते हैं, या फिर रसलीन जी के बारे में कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन? घनानंद जी के बारे में कहते हैं। घनानंद जी की रचनाएं कौन कौन है? एक तो इनकी रचना है सुजान सार। सुजान इनकी प्रेमिका का नाम रहता है, इसलिए उन पे बहुत ज़्यादा रचनाएं रचते हैं, जैसे सुजान सार, हित सुजान। कौन और रचना है? हित सुजान इनकी एक रचना है। और कौन इनकी रचना है? इश्कलता इनकी रचना है। इश्कलता इनकी एक रचना है। और कौन एक रचना है? विरह लीला। विरह लीला भी इनकी रचना है। और इनकी एक रचना है वियोग बेली। कौन सी है? वियोग बेली। और एक इनकी रचना है कोकसार। कोकसार। और इनकी एक रचना है कृपाकंद। कृपाकंद इनकी एक रचना है। और एक रचना इनकी रसके वल्ली। रसके वल्ली। और एक इनकी लास्ट रचना है यमुना यस। कौन सी एक रचना है? यमुना यस। याद रखिएगा, ये सारी रचनाएं किनकी हैं? घनानंद जी की हैं। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी का यह कथन किनके बारे में बताइए सही है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक काव्य रचने में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी के पूर्ण रूप वर्तमान में थी। यह कथन किनका है? मैं तो पहले ही बता दिया यह कथन किनका है, लेकिन फिर भी बताइए आप लोग। शुक्ल जी का है, या एचपीडी जी का है, या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है, या फिर राम कुमार वर्मा जी का है? तो इसका सही जवाब तो आप लोग जान ही गए होंगे कि मैं पहले बता दिया हूँ, शुक्ल जी। कौन है? शुक्ल जी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कौन है? शुक्ल जी इज़ द राइट आंसर। इन्होंने ही कहा था कि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली और मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता है। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई से उद्धृत है, उसी के बारे में कहते हैं कि प्रबंध काव्य, बिहारी सतसई एक प्रबंध काव्य है जो एक विस्तृत वनस्थली है और मुक्तक काव्य चुना हुआ उसमें से एक गुलदस्ता है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में नीति विषयक काव्यों की रचना इनमें से किसने नहीं की है? यहाँ पे नीति विषयक काव्य पूछा है। कौन है जो नीति विषयक काव्य की रचना नहीं करते हैं? बृंद कवि नहीं करते हैं, या गिरिधर कविराय नहीं करते हैं, या नागरी दास नहीं करते हैं, या फिर दीनदयाल नहीं करते हैं? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नागरी दास। नागरी दास का दूसरा नाम क्या है बताइए? इनका उपनाम क्या है? उपनाम आप लोग बताइए क्या है? इनको सावंत सिंह भी कहते थे। क्या कहते थे? राजा सावंत सिंह। इनका मूल नाम राजा सावंत सिंह था। इनको नागरी दास के नाम से भी जाना जाता था। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, इनके बारे में भी हम लोग नहीं देखें, थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मनोरथ मंजरी इनकी एक रचना है। कौन सी रचना है? मनोरथ मंजरी। यह कब रचे थे? यह रचे थे 1723 ईस्वी में। कब रचे थे? 1723 ईस्वी में। क्यों? क्योंकि रीतिकाल 1700 से 1900 ईस्वी तक था ही। और इनकी एक रचना है इश्क चमन। क्या नाम है? इश्क चमन इनकी एक रचना है। किनकी? सावंत सिंह की। और एक रचना इनकी है फागु बिहार। क्या नाम है? फागु बिहार। और कौन इनकी एक रचना है? एक रचना है जुगल रस माधुरी। कौन रचना है? जुगल रस माधुरी। जुगल रस माधुरी। और एक इनकी रचना है रास रसलता। क्या नाम है? रास रसलता। रसलता। और इनकी एक लास्ट रचना है रसिक रत्नावली। कौन सी रचना है? रसिक रत्नावली।
रसिक कौन है? रत्नावली है। ऐसी रचना किसने रचे हैं? सावंत सिंह या फिर नागरी दास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रीति मुक्त काव्य या फिर उन नीलों स्वच्छंदतावादी काव्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? बताइए। रीति मुक्त की विशेषता एक नहीं, वहीं पूछा गया है। पहला है भावावेग की उच्छल प्रवाह, बिल्कुल सही बात है। जो मनोभाव से अंदर से भाव आता है उसी को लेकर करते हैं, बिल्कुल सही बात है, यह सही है। यहाँ पे नहीं पूछा है। व्यक्तिपरकता, व्यक्ति भाई अपने अपने विचारों को लिखते हैं, हर व्यक्ति अपना अलग अलग लिखता है, तो बिल्कुल सही बात है। सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्ति, बिल्कुल सही बात है। ना किसी काव्य की विशेषता को बताना है, ना अलंकारिता का जो पालन करना है, ना फिर किसी व्याकरण की शैली का पालन करना, अपने मन से करना है, तो बिल्कुल मुक्तक काव्य की तरह। यह भी सही बात है। कौन एक नहीं है? शैल्पिक चमत्कार का प्रदर्शन नहीं भाई। जब सब कुछ अपने अपने आप से हो रहा है, अपने अपने मनोभाव से हो रहा है, तो फिर क्यों हम शैल्पिक चमत्कार करें, यानी शिल्प रूपी चमत्कार क्यों करें? बिल्कुल गलत बात है। तो यही ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे नहीं पूछा है, तो इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्यशास्त्र की निम्नांकित कृतियों का सही कालानुक्रम बताइए, यानी कौन सी रचना कब रची गई, यही पूछा गया है। पहले देख लेते हैं हम लोग रसिक प्रिया को। यह जो 1591 में रचित है। कब है? 1591 में। इसके रचनाकार कौन है? रसिक प्रिया, कवि प्रिया कौन है? केशव दास है। यहाँ पे हम लोग लिख भी दे रहे हैं केशव दास, ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो जाए। कवि कुल कल्पतरु, कवि लोग को अपने कुल की क्या होती है? चिंता होती है। क्या होती है? चिंता होती है, यानी चिंतामणि की रचना है। चिंतामणि की रचना है। और यह रचना कब है? यह 1650 ईस्वी में। कब है? 1650 ईस्वी में, याद रखिएगा। रस रहस्य कब है? रस रहस्य यह किसकी रचना है? यह कुलपति मिश्र की है। हम लोग अभी पढ़े हैं कुलपति मिश्र की यह रचना है। कब रचित है? यह 1670 ईस्वी में रचित है। कब है? 1670 ईस्वी में रचित है, याद रखिएगा। काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, जितना निर्णय आ गया वो किनकी रचना है? मैं क्या बताया? भिखारी दास की रचना है। किनकी है? निर्णय आ गया तो भिखारी दास की। और यह रचित कब है? यह रचित है 1746 ईस्वी में। कब है? 1746 ईस्वी में। इस तरह हम लोग देख लेते हैं। सबसे यहाँ 15वीं शताब्दी है, इसके बाद 1650 आ जाएगा, तब आ जाएगा 70, तब आ जाएगा 1700, यानी कि पहले रसिक प्रिया, फिर आ जाएगा चिंता यानी कवि कुलकल्पतरु आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा रस रहस्य, तब आएगा काव्य निर्णय। यानी काव्य निर्णय लास्ट में कहाँ पे है? यहाँ पे है। बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यहाँ पे भी रचना है और रचनाकार हैं, बिल्कुल आप लोग मिलाइए। ट्रिक मैं बता चुका हूँ। कवि लोग को क्या होती है? अपने कुल की चिंता होती है। चिंता से हो गया चिंतामणि। कहाँ गए चिंतामणि? ऑप्शन 4 में है। चलिए आगे देखते हैं। निर्णय आ गया, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय। अभी जस्ट हम लोग देखें जितना निर्णय है कौन लेते हैं? भिखारी लोग निर्णय ले रहे हैं आजकल। बिल्कुल ऑप्शन बी में चला गया। और देखते हैं ललित ललाम, मतीराम कहाँ गए? ऑप्शन ए में हैं मतीराम जी। बचे कौन? भाव विलास, जितना विलास है वह किन में चला जाएगा? देव लोग। विलास भाई आप लोग लीजिए, हम लोग विलासित नहीं रहेंगे। बचे कौन? जसवंत सिंह। इनकी एकमात्र नहीं, कई रचनाएं, लेकिन इनकी जो सबसे प्रिय रचना है यानी सर्वप्रिय वह भाषा भूषण है। कौन है? भाषा भूषण। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया। तो इस तरह कूट दिया, तो कूट को भी हम लोग कर लेते हैं। जब इतना कर लिए तो कूट तो कर ही लेंगे। पहले का 4 नंबर यह सही है, यह भी सही है, यह गलत हो गया, यह गलत हो गया। 2 एलिमिनेट कर दिए हम लोग। ललित ललाम 2 का 1, यह सही है, 2 का 3 यह भी गलत हो गया। इस तरह से ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न फिर वहीं करना है, रचना और रचनाकार को मिलाना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं किनकी कौन रचना है। देख लेते हैं हम लोग। गंगा लहरी किनकी रचना है? पद्माकर की है। किनकी रचना है? पद्माकर। गंगा जी में क्या आती है भाई? लहर आती है। इस तरह से पद्माकर माने समुद्र होता है, समुद्र में लहर आती है, गंगा जी में लहर आती है। कहाँ आती है लहर? ऐसे आप लोग ट्रिक से याद करिएगा। पद्माकर की है। बीर लीला, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, यह सब किनकी रचना है? यह सब भूषण की रचना है। 3 रचना है ना इनकी, छत्रसाल, भूषण और शिवा बावनी, यह सब किनकी रचना है? यह सब भूषण जी की रचना है। और हम लोग देख लेते हैं बीर लीला किनकी है? यह घनानंद की है। बीर लीला घनानंद में चला गया। इश्कनामा कौन हो गए?
बोधा क्या हो गए, या तो विरह में हो जाएंगे या तो इश्क में हो जाएंगे। कौन हो गए, बोधा, यह जो है 3 में चला गया। कौन सा चला गया, 3 में, बोधा हो गए। बचे कौन, एक सूदन जी बच गए। सूदन जी की रचना कौन है, सूदन जी की रचना सुजान चरित है। क्या नाम है, सुजान चरित, सुजान चरित, यह सूदन जी की रचना है। इस तरह हम लोग देख लेते हैं कौन किस में गया, यहाँ भी कूट दिया हुआ है। इस तरह हम लोग देखते हैं, पहले का दूसरा में चला गया, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, यहाँ पे गलत, यहाँ पे गलत, 2 ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हम लोग कर दिए। दूसरे का तीसरा में गया, दूसरे का तीसरा में, यह सही है या गलत है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में सभी ग्रंथ लक्षण ग्रंथ हैं, बताइए। सभी ग्रंथ लक्षण ग्रंथ किस विकल्प में है, ऑप्शन ए में, या ऑप्शन बी में, या ऑप्शन सी में, या ऑप्शन डी में। बताइए किसमें है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषा भूषण। किनकी रचना है बताइए आप लोग, ललित ललाम किनकी रचना है, कवि कुल कल्पतरु किनकी रचना है, काव्य रसायन किनकी रचना है, बताइए। यह सही बात है, सभी लक्षण ग्रंथ इसी में है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। अष्टयाम, अलंकार माला, और एक राग रत्नाकर और अंग दर्पण किस विकल्प में सभी रचनाएं कवि देव की हैं। कवि देव की रचना कौन कौन है, पहले तो यहीं आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद ही बता पाएंगे। अंग दर्पण मैं बताया हूँ, दर्पण में देख के अंग को देखकर क्या कहते हैं, लोग रस लेते हैं, यानी कि महिलाओं जो अर्धनग्न अपना थोड़ा बहुत दिखाती हैं तो जितने मर्द जाती हैं वो लोग देखते हैं और रस लेते हैं। क्या करते हैं, रस लेते हैं, यानी कि रसलीन। ऐसे ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। किसी को मैं किसी पे तीक्ष्ण उक्तियाँ नहीं करता हूँ, बाकी मैं बस ट्रिक ऐसे बनाता हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह याद हो जाए और लंबे समय तक याद रहे, कोई भी भाई बंधु बुरा न माने। और कौन एक रचना है इनकी, और हम लोग देख लें, अलंकार माला किनकी रचना है, यह सूरती मिश्र की है। किनकी है, सूरती मिश्र की, सूरती मिश्र की यह रचना है अलंकार माला। और राग रत्नाकर देव की है, अष्टयाम देव की है। तो कौन हो जाएंगे, एक तो पहला और एक तीसरा। किसमें ऑप्शन में पहला और तीसरा, पहला है अष्टयाम किनकी रचना है, कवि देव की है, तो यह किसमें है, पहला अष्टयाम, दूसरा अलंकार माला, तीसरा राग। अच्छा नहीं, यहाँ पे दिया है, नहीं दिया है, सॉरी साथियों, यहाँ पे नहीं दिया है। कौन नहीं है, तो यहीं 2 नहीं है, एक तो अलंकार माला नहीं है और एक अंग दर्पण नहीं है, यानी कि 2 और 4, 2 और 4 का मतलब ऑप्शन डी, ऑप्शन डी कवि देव की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता बल्कि उसके गुण के हिसाब से होता है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के बारे में है, बताइए। शुक्ल जी का यह कथन है, पहले तो यहीं एक प्रश्न पुट अप हो गया, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए सेनापति के बारे में, या फिर पद्माकर के बारे में, या फिर बिहारी जी के बारे में, या फिर भूषण जी के बारे में, बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बिहारी जी के बारे में। किन के बारे में कहे हैं, बिहारी जी के बारे में कहे हैं कि बिहारी जी कवि यश उनकी रचनाओं में परिमाण के हिसाब से होता है, न कि उनके गुण के हिसाब से। अरे सॉरी, उनके परिमाण के हिसाब से नहीं होता है, जो उनमें गुण होता है कवियों में उनके हिसाब से उनकी रचनाओं को जो है देखा जाता है। बिहारी के बारे में कहे हैं, कौन कहे हैं, शुक्ल जी कहे हैं। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार इन कवियों का सही कालानुक्रम बताइए। बताइए केशवदास का जन्म कब हुआ था। केशवदास के बारे में मैं आपको बताया हूँ, 555 1555 555 किन में है, केशवदास में है, याद रखिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए केशव को कोट का कवि किसने कहा है तब तक। और हम लोग आगे देख लेते हैं, चिंतामणि के बारे में मैं बताया हूँ, 1609 ईस्वी में यह क्या है, इनका जन्म हुआ था। और हम लोग देख लेते हैं जन्म वर्ष, देव के बारे में भी देख लेते हैं, 1673 ईस्वी में इनका जो है जन्म वर्ष है, यानी कि जन्म दिवस है। कौन, सॉरी यहाँ पे देव 2 जगह दे दिया है, देव के, और बचे कौन, पद्माकर बचे, इनका है 1753। कब है, 1753 ईस्वी में। इस तरह से हम लोग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले कौन है, केशवदास हैं 1555, उसके बाद कौन है, चिंतामणि हैं, उसके बाद कौन है, देव हैं, उसके बाद पद्माकर लास्ट में है, देव उनके पहले हैं, चिंतामणि केशव, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। याद रखिए, सबका जन्म वर्ष याद होना चाहिए आप लोग को। अगला प्रश्न है,
इस काल को रीतिकाल कहने में किसी प्रकार की अव्याप्ति दोष न होगा, क्योंकि तर्क दिया है कि प्रत्येक कवि के द्वारा श्रृंगार को कम से कम या फिर अधिक से अधिक रूप से ग्रहण किया जाना तो एक विशेष प्रकार की रीति है। सही बात है, दोनों सही बात है। पहली बात है, इस काल को रीतिकाल कहने में किसी प्रकार की अव्याप्ति दोष न होगा, बिल्कुल सही बात है। और तर्क दिया क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक कवि द्वारा इसमें श्रृंगार को न्यूनाधिक रूप से ग्रहण किया जाना भी तो एक प्रकार की विशेषता है रीतिकाल की। बिल्कुल सही बात है, दोनों सही बात है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस ग्रंथ में सभी काव्यांगों की विवेचना यानी कि सर्वांग विवेचन किया गया है? बताइए। रस विलास में, या फिर शिवराज भूषण में, या फिर ललित ललाम में, या फिर कवि कुल कल्पतरु में? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन हो जाएंगे? कवि कुल कल्पतरु या किनकी रचना है, या चिंतामणि की रचना है? किनकी रचना है? चिंतामणि। इसमें क्या है? सभी काव्यांगों की रचना की, काव्य के सभी अंगों की रचना इसमें की गई है। इसी को सर्वांग विवेचन कहते हैं। किनकी रचना है? चिंतामणि की रचना है। रस विलास किसकी रचना है? कवि देव की रचना है। किनकी? एक कवि देव की रचना है। ललित ललाम किनकी रचना है? मतीराम की। किनकी? मतीराम की। और शिवराज भूषण किनकी रचना है? नाम आ गया तो आप लोग समझ ही गए होंगे किनकी रचना है। भूषण की है। छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, शिवराज भूषण इनकी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रंथ मतीराम द्वारा नहीं रचा गया है? बताइए, मतीराम का कौन सा ग्रंथ नहीं है? यही पूछा गया है। सॉरी, प्रीवियस पे हम लोग चलते हैं। बताइए कौन है जो मतीराम द्वारा नहीं रचित है? बताइए। रसराज नहीं है, या फिर लक्षण श्रृंगार नहीं है, या फिर रस रहस्य नहीं है, या फिर साहित्य सार नहीं है? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा रस रहस्य इनकी रचना नहीं है। कौन नहीं है? रस रहस्य इनकी रचना नहीं है। यह किनकी रचना है? रस रहस्य यह कुलपति मिश्र की है। हम लोग जस्ट पीछे देखे हैं किनकी है? कुलपति मिश्र की यह रचना है। किनकी है? कुलपति मिश्र की यह रचना है, याद रखिएगा। बाकी रसराज, श्रृंगार, लक्षण श्रृंगार और साहित्य सार किनकी रचना है? मतीराम की रचना है, याद रखिएगा। कुलपति मिश्र की और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं, इनकी रचनाओं के बारे में। एक रचना इनकी है संग्राम सार, संग्राम सार इनकी एक रचना है। और एक इनकी रचना है युक्ति तरंगिणी। कौन है? युक्ति तरंगिणी, युक्ति तरंगिणी। और इनकी एक रचना है नक्सिक, नक्सिक यानी सर से लेकर पांव तक नक्सिक। और एक इनकी लास्ट रचना है द्रोण पर्व, बहुत फेमस ये रचना है, द्रोण पर्व इत्यादि। किनकी रचना है? कुलपति मिश्र की रचना है। और मतीराम के बारे में तो आप लोग जानते हैं, इनकी जो 3 रचनाएं यहीं पे देख रहे हैं। बाकी और रचना है फूल मंजरी, और एक रचना है ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचासिका, वृत्त कौमुदी। यह सब रचनाएं किनकी है? मतीराम जी की हैं। अगला प्रश्न है, उनकी विरह ताप की अत्युक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली में है। शुक्ल का यह कथन है। आप लोग जान गए किनका कथन है? शुक्ल का। और किनके बारे में कहे हैं? यही पूछा गया है। मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में कहे हैं कि उनकी विरह ताप की अत्युक्तियों से दूर उनकी सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली है। या फिर बिहारी के बारे में कहे हैं, या फिर सूरदास के बारे में कहे हैं, या फिर घनानंद जी के बारे में कहे हैं? बताइए। शुक्ल जी ऐसी उक्तियाँ बिहारी जी के बारे में कहे हैं। किनके बारे में कहे हैं? बिहारी जी के बारे में कहे हैं। कौन कहे हैं? शुक्ल जी। अच्छा, जॉर्ज ग्रियर्सन क्या कहते हैं बिहारी जी को? कौन? जॉर्ज ग्रियर्सन। बताइए। और आप लोग बताइए, जॉर्ज ग्रियर्सन का हिंदी साहित्य का इतिहास किस नाम से है? जॉर्ज ग्रियर्सन क्या कहते हैं? बताइए। जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। क्या कहते हैं? पूरे यूरोप में किसी की भी बात को डबल इन्वर्टेड कामा में रखते हैं, लिखते हैं कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष, सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। क्या कहते हैं? कोई रचना नहीं है, कोई रचना नहीं है, याद रखिएगा। यह कथन है जॉर्ज ग्रियर्सन का। किनका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का। अगला प्रश्न है, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। इस कथन के लेखक कौन है? बताइए। शुक्ल जी हैं, या फिर HPD जी हैं, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन जी हैं, या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं? बताइए।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्ल जी कहते हैं। कौन कहते हैं? शुक्ल जी कहते हैं। शुक्ल जी चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल के आरंभकर्ता के रूप में मानते हैं। कौन मानते हैं? शुक्ल जी मानते हैं। और नगेंद्र जी केशवदास को मानते हैं। और कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं, कालक्रम की दृष्टि से। नहीं तो नागेंद्र जी किनको मानते हैं? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नोट में। नागेंद्र जी किनको मानते हैं? डॉक्टर नागेंद्र जी या केशवदास को मानते हैं। किनको? केशवदास को। यह सर्वमान मत भी है। अगला प्रश्न है, भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित उक्ति में केशव ने अपनी कैसी अभिरुचि प्रकट की है? बताइए। पहले तो यह पंक्ति किनकी है? केशवदास की है। यहाँ पे एक प्रश्न यह पुटअप हो गया और पूछा गया कि इसमें कौन सी अभिरुचि प्रकट किए हैं केशवदास? अलंकार प्रियता का किए हैं, या रसिकता का किए हैं, या फिर प्रभुता प्रियता का किए हैं, या फिर भक्ति की आकुलता का किए हैं? बताइए। तब तक आप लोग बताइए केशवदास का उपनाम क्या है? बताइए केशवदास का उपनाम क्या है? इनका उपनाम है वेदांती मिश्र। क्या नाम है? वेदांती मिश्र इनका उपनाम है। वेदांती मिश्र इनका उपनाम है। और इसमें क्या इन्होंने प्रदर्शित किए हैं? इसमें अलंकार प्रियता प्रदर्शित किए हैं। क्या किए हैं? अलंकार प्रियता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या कौन सी अभिरुचि प्रकट किए हैं? अलंकार प्रियता को। विजयपाल सिंह ने इनको क्या कहे हैं? केशवदास को कोर्ट का कवि कहे हैं। क्या कहे हैं? कोर्ट का कवि। मैं पूछा हूँ केशवदास को कोर्ट का कवि किसने किए हैं? कमेंट बॉक्स में किसी का रिप्लाई नहीं आया है। इसका सही जवाब हो जाएगा विजयपाल सिंह। कौन कहे हैं? विजयपाल सिंह। विजयपाल सिंह किनको कहे हैं? केशवदास को। क्या कहे हैं? यह जो है कोर्ट के कवि हैं। क्या कहें? कोर्ट के कवि हैं। कोर्ट के कवि हैं। किनको कहे हैं? केशवदास को। याद रखिएगा, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, स्टार लगा के लिखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लग रहा है सेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा साथियों, और अपने साथियों में शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर एक बार प्रस्तुत होऊंगा नए वीडियो के साथ, नए जोश उमंग के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने आर्को सर को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।